मैजिकल दिवाली रॉकेट पटाखा। अलकापुरी नाम के गांव में बिमल राय नाम का एक धनवान रहता था। वो साहूकारी का काम करते हुए लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे देकर उनको बहुत परेशान करता था। उसके बेटे टिंकू को भी बहुत घमंड था। वो स्कूल में दूसरे बच्चों को तंग करता रहता था और उन्हें सताता रहता था। उस गांव में नायक नाम का एक व्यक्ति रिक्शा चलाते हुए जीवन बसर कर रहा था। उसका बेटा मुन्ना स्कूल में पढ़ता था। एक बार दिवाली आई। त्योहार से 4 दिन पहले ही बच्चे पटाखे चलाने लगे। ये देखकर मुन्ना को भी पटाखे जलाने की इच्छा होने लगी। घर पर पिताजी से मुन्ना, बापू दिवाली आ रही है ना, मुझे पटाखे ले दो ना बापू। मेरे दोस्तों ने तो खरीदना और जलाना भी शुरू कर दिया, मुझे जल्दी खरीद कर दो ना बापू। मुन्ना बेटे, वे सब धनवान के बच्चे हैं, पर हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं है बेटा। तुम बुरा ना मानना बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ 50 रुपए ही दे पाऊंगा। उससे तुम जो पटाखा खरीदना चाहो वो तुम्हारी मर्जी, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे सकता बेटा। कहकर 50 रुपए दिए। फिर मुन्ना पटाखे की दुकान पर जाकर दाम पूछने लगा। क्यों रे, दाम तो तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसी सारी दुकान खरीदने वाले हो। अंकल जी, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है। मैं देख रहा हूँ कि इस 50 रुपए में क्या खरीद सकता हूँ। 50 रुपए जेब में रखकर इतना नाटक कर रहे हो? ये लो, इतने पैसे में तो सिर्फ एक रॉकेट आएगा, इसे जलाकर ऐश करो, जाओ। कहकर रॉकेट दिया। वाह, ये रॉकेट कितना बढ़िया है। इसे दिवाली के दिन जलाऊंगा, तब तक इसे संभाल कर रखूंगा। तब तक दूसरे जो पटाखे जला रहे हैं उसमें कोई बिना जले रह गया तो उन्हें जलाऊंगा। ऐसा सोचा। यूं वो रॉकेट को हाथ में लिए गलियों में बिना जले पटाखे ढूंढने लगा। रात को रॉकेट को साथ रखकर सोया। अगले दिन स्कूल में भी दोस्तों को दिखाने के लिए वो रॉकेट ले गया और उसकी बढ़ाई करने लगा। ये देखकर टिंकू ने वो रॉकेट छीन लिया। टिंकू, टिंकू प्लीज, वो मेरा रॉकेट है, प्लीज। कल तुम मेरे घर के बाहर पटाखे जो नहीं जले वो तुम ले गए थे ना, उसके बदले ये रॉकेट ले रहा हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे घर के सामने मैंने ढूंढा जरूर था पर मुझे कुछ नहीं मिला। प्लीज मेरा रॉकेट मुझे दे दो, मेरे पास एक ही रॉकेट है। जिस चीज पर टिंकू की नजर पड़े तो वो टिंकू की होकर रह जाती है, हटो। कहकर रॉकेट को जलाया। बस रॉकेट हवा में उड़ गई। मेरा रॉकेट कहकर रोने लगा। अच्छा हुआ मुझसे पंगा लेते हो। कहकर हंसने लगा। स्कूल से रोते हुए लौट रहे मुन्ना का सामना एक स्वामी जी से हुआ। क्या हुआ बेटे, क्यों रो रहे हो? तब मुन्ना ने स्वामी जी को जो हुआ सब बताया। चिंता ना करो बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई रॉकेट देता हूं। तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। उसके ऊपर बैठकर तुम सैर भी कर सकते हो। कहकर हाथ घुमाया। बस वहां एक बड़ा जादुई रॉकेट प्रकट हुआ। उस रॉकेट के चारों ओर बॉम्ब भी लगे हुए थे। बत्ती की जगह एक 1000 वाला लड़ी लगा था। मुन्ना ने स्वामी जी को प्रणाम किया तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। बाद में मुन्ना के उसके ऊपर बैठते ही रॉकेट हवा में उठी। वो यूं गांव के ऊपर से उड़ रही थी तो लोग हैरान होकर देखने लगे। मुन्ना रॉकेट से अपने घर के बाहर उतरा। जो कुछ हुआ अपने माँ बाप को बताया। बाद में उसने पटाखों की फरमाइश की तो उसे रॉकेट ने बहुत सारे पटाखे दिए। मुन्ना खुश होकर जलाने लगा। तभी टिंकू और बिमल राय वहां पहुंचे। ए मुन्ना, चुपचाप वो रॉकेट टिंकू को दे दो, उसे वो चाहिए। मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। चाहो तो जो वो सारे पटाखे हैं वो ले लो। ए नायक, जो तुमने मुझसे उधार लिया था उसके बदले में मैं ये घर ले लूं? बोलो। समझाओ अपने बेटे को, चुपचाप रॉकेट दे दे, नहीं तो लात मार कर ले जाऊंगा। तब गुस्से में मुन्ना, क्यों रे घमंडी कमीने, पैसों के घमंड में आकर लोगों को सताते हो, छोटे लड़के को मारने की धमकी देते हो। ठहरो, अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। कहकर रॉकेट से लगे 1000 वाली लड़ी को जलाया। बस वो रॉकेट
जोर से जाकर बिमल राय के पिछवाड़े में लगा। यूं उसे उठाकर हवा में ले गई। वो रॉकेट तेजी से जा रही थी। आए रे बाप रे, बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। वो रॉकेट अपनी मर्जी से जाने लगी। ये देखकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। फिर रॉकेट से जुड़े हुए बॉम्ब फटे और बिमल राय सीधा नीचे पानी में जा गिरा। वो जलकर काला हो गया और पानी के बाहर लंगड़ाता हुआ आया। रॉकेट फिर से मुन्ना के पास लौट गया। बॉडी पेंटिंग बफेलो। एक गांव में चंदूलाल नाम का एक जमींदार रहता था। चंदूलाल के बच्चे नहीं थे तो उसने एक बैल को बहुत लाड़ प्यार से पाला। उसका नंदूलाल नाम रखा और अपने बच्चों की तरह देखभाल करने लगा। उसकी देखभाल के लिए उसने घर पर 10 नौकर रखे हुए थे। उनका हेड था गोपाल नाम का नौकर। वे नौकर सवेरे उठकर भैंस को ब्रश करते थे, इंपोर्टेड शैम्पू से नहलाते थे, फिर बॉडी को स्प्रे लगाते थे। चंदूलाल देश के कोने कोने से स्वादिष्ट चारा मंगवाता था। एक दिन चंदूलाल गोपाल से, अरे अपने नंदूलाल की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए अच्छा रिश्ता देखना होगा। मैं अपने बेटे की अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता। मैं सोचता हूँ कि उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से ही हो और वो लव मैरिज करा दूं। इसीलिए कल तुम इसे टाउन के पशुओं के हाट पर ले जाओ और इसे भैंसों से मिलाओ। इसको जो भैंस पसंद आए उसी से हम इसकी शादी कर देते हैं। ये मेरे संपत्ति का इकलौता वारिस है, इसकी शादी बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। गोपाल उस भैंस को पशुओं के हाट ले गया। वो एक एक करके भैंस को देखते हुए जाने लगा। आखिर में एक भैंस के पास आकर करके आवाज देकर सिर हिलाने लगा। गोपाल उस भैंसिया का मालिक भूषण से, तुम बहुत खुशनसीब हो। चित्रपुरी जमींदार चंदूलाल का इकलौता वारिस नंदूलाल को तुम्हारी बेटी से प्यार हो गया है। पर मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं। अरे वही बेटी यानी भैंसिया, नंदूलाल यानी हमारा भैंस। हमारे चंदूलाल जी के लिए ये बेटा समान है, इसीलिए हर कोई इसे नाम से ही बुलाता है। गलती से भी इसे जानवर की तरह नहीं देखना चाहिए। अब से तुम्हारी भैंसिया चंदूलाल के घर के बहू होने के नाते ये भी इंसानों में गिनी जाएगी। इसीलिए कल इसे रेशमी कपड़े पहनाकर कहनों से सजाकर हमारे घर ले आओ। इन दोनों की शादी अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी की तरह शानदार होगी। भूषण बहुत खुश हुआ और मेरे पास रेशमी कपड़े और गहने तो नहीं है, पर इसे एकदम बढ़िया कलरफुल बॉडी पेंटिंग कराऊंगा। आज से इसका नाम है शीला। ठीक है, कल इस पते पर शीला को लेकर आ जाना। इसे देखकर चंदूलाल जी को खुशी से उछलना चाहिए कहकर एक कार्ड निकाला। उस कार्ड में लिखा था, नंदूलाल सन ऑफ चंदूलाल, सेकंड लेन, लालनगर स्ट्रीट, चित्रपुरी विलेज। उस कार्ड को पलट कर देखा तो लिखा था 96। गोपाल, इस कार्ड के पीछे घर का नंबर लिखा है, कल सवेरे 10 बजे तक आ जाना कहकर वो कार्ड देकर चला गया। अगले दिन भूषण ने उस भैंसे को बढ़िया पेंटिंग कराया। उसके सिर पर गजरा भी रखा। उसे चित्रपुरी गांव लेकर आया। उस कार्ड पर पता देखते हुए उस भैंसे को एक घर के पास ले गया। उस घर के बाहर शादी के लिए शामियाना लगा हुआ था। संजोग की बात यह थी कि उस घर के मालिक का नाम भी चंदूलाल ही था। उसके बेटे का नाम भी नंदूलाल ही था। उस दिन वहां पर नंदूलाल की शादी हो रही थी। वहां दुल्हन तैयार थी। सब नंदूलाल की प्रतीक्षा कर रहे थे। भूषण चंदूलाल के पास आया। साहब नमस्ते, आप ही चंदूलाल है ना? जी हाँ, वैसे आप कौन है? इस भैंसिए को यूं पेंटिंग क्यों किया है? मैं हूँ साहब भूषण, आपके होने वाला समधी। यही है मेरी बेटी शीला, जिससे आपके बेटे नंदूलाल को प्यार हो गया था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा इस भैंसिए से प्यार करता है और 1 घंटे में मेरे बेटे की उस लड़की से शादी होने वाली है। यूं बकवास ना करो, जाओ यहाँ से। अरे रहने दीजिए साहब, आपका बेटा भी तो भैंस है। ठीक है, बेटे की तरह पाला है,
पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी शादी एक लड़की से कर देंगे। ये तो अजीब होगा। ये सुनकर दुल्हन और उसके माता पिता चौंक गए। क्या कहा? तुम मेरे बेटे को भैंस कहते हो और उसे तुम्हारे इस भैंसे से प्यार हो गया है? अगर और थोड़ी देर यहाँ रुके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दफा हो जाए यहाँ से। साहब जबान संभाल के बोलिए। क्या ये सच नहीं है कि कल पशुओं के हाट में नंदूलाल ने शीला से प्यार किया था? क्या ये भी सच नहीं है कि इसको सजा कर लाने के लिए कहा था? क्या आप जानते हैं कि इसके बॉडी पेंटिंग और गजरे के लिए कितना खर्च हुआ है? अब यहाँ आने के बाद ये रिश्ता तोड़कर एक भैंस की शादी एक लड़की से कर रहे हैं। तेरी तो कहकर उस पर वार करने ही वाला था कि दुल्हन के पिताजी आकर, रुकिए, क्या आपके बेटे को हाट में भैंसिया को देख के प्यार हो गया था? अब समझ में आया कि जब लड़की देखने आए थे तो मिठाइयां रखने पर चारा चरने की तरह सब चाट कर गए, तभी हमें शक हो गया था। ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए, कहकर वे सब वहां से चले गए। चंदूलाल समझ नहीं पाया कि क्या करे। तभी नंदूलाल बाहर आया। उसे देखकर चंदूलाल, अरे निकम्मे, ये कहता है कि तुम्हें इसके भैंसिये से प्यार है। भूषण नंदूलाल को देखकर जीभ काटने लगा। नंदूलाल ने भूषण से एड्रेस वाला कार्ड लिया, उसे उल्टा घुमाया। अरे ये तो 96 है, पर हमारे घर का नंबर 69 है। तुमने कार्ड उल्टा पकड़ा था। चंदूलाल ने तुरंत एक डंडा उठाया और भूषण को मारने चला। भूषण अपने भैंस को लेकर वहां से भागने लगा।